तो आपकी जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाली जो बुक है इसमें आपकी सेकंड यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन, ठीक है। तो जो सिंगल वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक दो चीजें होती है अपने पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वाले को तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चर वेरिएबल, और ये हो जाएगा परतंत्र, दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। या आश्रित भी इसको कह सकते हैं, दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। तो दो अपने पास वेरिएबल रहते हैं दो तरह के, एक तो आपके डिपेंडेंट वाले, एक इंडिपेंडेंट वाले। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की मैंने कुछ वैल्यू रखी, x की वैल्यू मान लो मैंने 2 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ गई फिर 4 आ गई। तो y यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया किस पे, x पे। जैसे ही मैंने x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू अपने आप आ रही है, वो मुझे रखनी नहीं पड़ रही। तो अगर आपको वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपने x की वैल्यू रखी तो वो तो हो गया इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। आपने मान लो y x की जगह 3 रख दिया होता तो y की वैल्यू क्या आ जाती, 9 आ जाती, ठीक है। तो y आपका क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, यहां पे हम दोनों को, इसको इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। अब मान लो आप y की वैल्यू रख रहे हो, y की वैल्यू आपने 4 रख दी, तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक तरह से y आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, सॉरी इंडिपेंडेंट हो गया, तो फिर x आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ में आई कि एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। अब मान लो दो में फंक्शन होता आपका, जैसे ये z मान लेते हैं, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मान लो x की वैल्यू आपने 2 रख दी, तो यहां से y की वैल्यू पता चल जाएगी कि आपको, नहीं पता चलेगी। z की वैल्यू वो भी नहीं पता चलेगी। फिर आपने y की वैल्यू भी पुट कर दी, y की वैल्यू मान लो 3 पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 9। तो z की वैल्यू तो आपके पास आ गई। तो z एक तरह से क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, आश्रित हो गया। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे और y पे, दोनों पे। जैसे आपने x और y की वैल्यू रखी तो आपके पास z आ गया। तो x और y यहां पे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह का अगर कोई फंक्शन है उसको नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x एंड y, कि z जो है वो आपका x और y का दोनों का क्या है, फलन है। x और y पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिपेंड कर रहे हैं। जैसे आप ये लिखते थे मान लो नॉर्मली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसको ये भी तो लिखते थे y इक्वल्स टू fx, यानी फंक्शन ऑफ x, कोई x का कोई फलन है। सेम चीज यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, यही चीज मान लो ऐसे होती, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4x एंड सो ऑन, कुछ भी। तो y यहां पे क्या हो गया, फंक्शन किस किस का, x और t का। एक वेरिएबल t आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो जितने वेरिएबल्स, तो यहां पे जो हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, वहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, वो आपके पास दो रहेंगे। सिंगल जो वेरिएबल की थी वो हमने 11th-12th में वो सारी चीजें कर ली है। अब आपके पास दो वेरिएबल में क्वेश्चन रहेंगे। जैसे सिंगल में आपके पास ये होता था, y इक्वल टू मान लो 3x आपको दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करते थे, तो dy बाई dx, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, उसके रेस्पेक्ट में इसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, और वो आपका आ जाता था 3। या मान लो आपने ये कर दिया, y आपको मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ऐसे दिया हुआ है, तो dy बाई dx, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका क्या करते थे, डेरिवेटिव, क्या आ जाता था अपने पास, 2x प्लस 4 एंड सो। यहां पे अब क्या रहेगा, आपका जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल में रहेगा, दो वेरिएबल में। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने जब चीजें पढ़ी तो वहां पे अपने पास कई सारे फंक्शन ऐसे आ रहे थे जो 2 वेरिएबल्स में आ रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बुक में ही दे रखा है कि कोण का आयतन, कोण का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोण, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ये हो गया अपने पास। अब ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, एक तो इसका रेडियस क्या होगा r, और दूसरा इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये h, इसको बोलते हैं l, स्लांट हाइट, जिसका हमें यहाँ पे कोई पढ़ना है नहीं क्योंकि 9th-10th की चीजें है ये। तो
ये अपने पास पाई आर स्क्वायर एच 1/3 ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो आपने मान लो रेडियस चेंज की तो आपको वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, एक आपने मान लो हाइट चेंज की तो आपको वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम बेसिकली फंक्शन हो गया दो चीजों का, किसका? एक तो रेडियस आर का और दूसरा हाइट एच का। इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, लेट जेड, कैपिटल जेड, बी ए सिंबल, बी ए सिंबल which has a definite value, which has a definite value for every pair of values of x and y। क्या कह रहा है कि z जो है उसपे आपने कोई भी x और y की वैल्यू रखी तो वहां से z की कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जैसे मान लो z कोई फंक्शन है, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जैसे आपने x और y की कोई वैल्यू रखी, कोई भी पेयर आपने लिया, जैसे मान लो 2 3, ये एक तरह से ऐसे लिखते हैं एक्स वाई के पेयर को, ठीक है। तो 2 3 ले लिया, यानी x2 ले लिया, y3 ले लिया, तो आपके पास z क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। या मान लो आपने 3 5 ले लिया तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ गया अपने पास? 34। तो यहां से कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो z की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू अपने पास, डेफिनेट वैल्यू, कुछ मान आपके पास आ रहा है। तो z एक सिंबल है जिसके पास डेफिनेट वैल्यू आएगी, कब? जब हम x और y का कोई पेयर लेते हैं, तो x और y की कोई वैल्यू वहां पर लेते हैं, तब की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि z आपका डिपेंड कर रहा है किस पर? दो चीजों पर, एक तो x पर और एक y पर। देन z is called a function, z is called a function of two independent variable, of two independent variable। तब z जो है आपका दो स्वतंत्र चरों x तथा y का फलन कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, x एंड y। और इसको लिखा कैसे जाता है? एंड इज यूजुअली रिटन एज, ऐसे लिखा जाएगा, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स वाई, या मान लो कहीं पे साई ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब भी यही है कि एक्स वाई का फंक्शन, एफ एक्स वाई लिख दो, फाई ऑफ एक्स वाई लिख दो, साई ऑफ एक्स वाई लिख दो, एंड सो। इसी तरह से मान लो दो से ज्यादा वेरिएबल है, तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे, कोई मान लो आपका टी पे डिपेंड कर रहा है, तो जेड आपका कैसे लिखा जाएगा फिर? फंक्शन ऑफ एक्स वाई और टी। मान लो तीन वेरिएबल का है, चार का है, एक्स वाई टी और पी चार पे डिपेंड कर रहा है, तो एंड सो ऑन। मान लो जितने भी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे ही हम उनकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो हमें पढ़ना है सिर्फ टू का, तो हम उस पर ध्यान देंगे, ज्यादा पे हमें नहीं जाना अभी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, टू वेरिएबल का फंक्शन क्या होता है। ठीक। अब सेकंड चीज इसमें पढ़ते हैं हम, लिमिट, सीमा। तो ये बेसिकली क्या हो गई कि जब आपका एक्स वाई जो पॉइंट था वो किसी पॉइंट ए बी की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्स जो है वो ए की तरफ जा रहा है, वाई आपका बी की तरफ जा रहा है, उस केस में जो फंक्शन है एफ एक्स वाई वो आपका कहां जा रहा है? एफ ऑफ ए बी पर जो भी जहां भी जा रहा है वो चीज, तो वो आपकी एक तरह से क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन उस चीज को कैसे लिखेंगे? सीमा, लिमिट। और एक गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0,
मैथमेटिकली जो फॉर्म है वो ही लिख लेते हैं। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई पॉजिटिव वैल्यू बहुत छोटी सी, एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू होती है अपने पास, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, हमें एक डेल्टा मिल जाए और वो भी बहुत छोटी वैल्यू होती है, सच दैट कि जब आपका फंक्शन एफ एक्स वाई वो आपका किसी एल की तरफ, कोई फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स एंड वाई, कोई भी एक्स वाई हम ले रहे हैं सभी के लिए, एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस वाई नोट लेस देन डेल्टा। कहने का मतलब इस चीज को समझो, क्या कह रहा है कि आपका जो एक्स नोट और वाई नोट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लिमिट क्या होगी वो हम देखना चाह रहे हैं कि एक्स नोट और वाई नोट पर पॉइंट जो लिमिट है वो क्या होगी। तो हमें क्या करना है, जब एक्स और एक्स नोट, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट था, ये आपका एक्स नोट वाई नोट की तरफ जा रहा है, यानी एक्स आपका किस तरफ जा रहा है, एक्स नोट की तरफ, तो एक्स आपका एक्स नोट की तरफ जा रहा है, तो उनके बीच डिस्टेंस कितना रह गया, बिल्कुल कम, लिमिटिंग केस में। तो एक्स और एक्स नोट का डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है, एक डेल्टा लेंथ है उससे भी छोटा है। वाई आपका वाई नोट की तरफ, तो वाई और वाई नोट का डिस्टेंस है वो आपका डेल्टा है, यानी कि जब आपका एक्स और एक्स नोट बिल्कुल पास में है, वाई और वाई नोट बिल्कुल पास में है, उस केस में फंक्शन आपका कहां है, एफ एक्स वाई वो और एल, एल कोई नंबर है आपके पास फाइनाइट, उन दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तब ये एल क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी, किस जगह पर, एक्स नोट वाई नोट पॉइंट पर, क्योंकि जब आपका एक्स एक्स नोट की तरफ जा रहा है, वाई वाई नोट की तरफ जा रहा है, उस केस में फंक्शन आपका कहां जा रहा है, वो एल पर जा रहा है। द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई, टू वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स और वाई का, इज सेड टू एग्जिस्ट only when said to exist only when there exists a finite such L, हमें कोई ऐसा L मिले जो ये कंडीशन क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, फाइनाइट L अपने पास मिल रहा हो। या फिर इसी चीज को हम ऐसे कह सकते हैं, और when it is independent of path from, कहां से, एक्स वाई से, और किस पॉइंट पर जा रहे हो, एक्स नोट वाई नोट पर, फ्रॉम विच एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नोट वाई। दूसरा तरीका क्या है कि आप किस रास्ते से एक्स, मान लो आपका पहले पॉइंट क्या था, एक्स वाई पॉइंट था, कहां जा रहे हो आप, एक्स नोट वाई नोट, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास पहले आप यहां थे एक्स वाई पर, क्या जाना है, एक्स नोट वाई नोट, इस पर जाना है। तो एक तो पहले आप इसके अलोंग चलो, कौन सी लाइन के, एक्स एक्सिस के, और फिर सीधा यहां चले जाओ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पहले आप वाई के अलोंग चलो और फिर यहां चले जाओ। तीसरा आप क्या कर सकते हो, कोई कर्व आपने ले लिया, मान लो ऐसा कोई कर्व है जिस पर ये पॉइंट भी आ रहा है और ये पॉइंट भी आ रहा है, उस कर्व के अलोंग चले जाओ। या फिर मान लो कोई दूसरा आपका कोई कर्व है, मान लो ऐसे चल रहा है, जिस पर ये पॉइंट भी है ये पॉइंट है, इस कर्व के अलोंग चले जाओ। बात समझ में आई? तो हमारे पास उस पॉइंट तक पहुंचने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि आप जब 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते थे तो वहां पे फंक्शन आपका सिंगल था, तो रियल लाइन पे बात चल रही थी, तो वहां पे इस जगह पे पहुंचने के आपके पास दो ही रास्ते थे, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से आते थे या राइट हैंड साइड से आते थे। इसलिए हम वहां पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे,
दोनों एग्जिस्ट कर रही है, बराबर है, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर फंक्शन आपका दो वेरिएबल्स में आ गया, यानी आपका पूरा प्लेन हो गया, पॉइंट यहां है, कोई यहां है। अब इन दोनों पॉइंट पर पहुंचने के आपके पास इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। पहला ऐसे पहुंच सकते हो, दूसरा ऐसे पहुंच सकते हो, डायरेक्ट इस लाइन के थ्रू पहुंच सकते हो, या मान लो ऐसे कोई कर्व है, या ऐसे कोई कर्व है, और भी कोई अपने पास कर्व, कई सारे पैराबोला, हाइपरबोला, तो कई सारे कर्व्स के थ्रू हम यहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन लिमिट यहां पर एग्जिस्ट कब कहलाएगी? यहां पर तो क्या कहते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाए, बराबर आ जाए, रास्ता एक ही था तो दिक्कत खत्म। यहां पे क्या रहेगा, किसी भी रास्ते से हम आ रहे हैं, हर एक केस में आपकी लिमिट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तब क्या कहलाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कहलाएगी। आप मान लो इस रास्ते से आ रहे हो, लिमिट 5 आ रही है, इधर से आ रहे हो, लिमिट 7 आ रही है, तो वहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगी, यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है, ये चीज वहां पर कहलाएगी। ये चीज समझ में आई? या तो अनम्यूट करके बोल दिया करो, या यस नो के लिए YN टाइप कर सकते हो, पूरा टाइप भी नहीं करो तो, है ना। कोई डाउट आए साथ के साथ पूछ लेना, फिर लाइव क्लास का कोई फायदा नहीं अगर आप कोई डाउट ही नहीं पूछते हो साथ के साथ। तो ये हो गया, तो हमने क्या लिखा, डेफिनेशन लिख ली यहां तक, ये लिखो। अब लिमिट निकालते कैसे हैं उसका वर्किंग रूल लिख लेंगे। वर्किंग रूल टू ऑब्टेन लिमिट। अच्छा सही पूछो तो आपका जो क्वेश्चन आएंगे उनसे इस चीजों का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन सिर्फ इतना है कि ये चीजें आप अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं कहीं ये बोलूंगा कि लिमिट इसकी क्या आ रही है तो आपको वो चीज इजीली समझ में आ जाएगी। अदरवाइज डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपके क्वेश्चन से आएंगे एग्जाम में तो, है ना, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट थ्योरी करे, बट एक क्लास के चक्कर में फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। यहां तक ये करो। वर्किंग रूल फॉर टू ऑब्टेन लिमिट, कि लिमिट निकालने के लिए जो तरीका है वो क्या है। पहला स्टेप, स्टेप 1, इवेल्युएट एफ एक्स वाई। एक्स वाई पॉइंट पर जो है एक तरह से फंक्शन की वैल्यू, सॉरी लिमिट एफ एक्स वाई, इवेल्युएट लिमिट एफ एक्स वाई अलोंग अलोंग पाथ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट बार पाथ फर्स्ट यानी कि एक्स को ए की तरफ लेके जा रहे हैं एंड वाई को बी की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मैं एक्स से ए की तरफ जाऊंगा, एक्स को ए की तरफ, ए बी पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि जब एक्स वाई और ए बी पॉइंट पर लिमिट की बात कर रहे हैं तो पहले मैं एक्स को ए की तरफ ले जाता हूं। अब एक्स तो ए की तरफ चला गया तो अब आपके पास दूसरी सिंगल लिमिट बची, कौन सी, वाई वाली, तो फिर वाई को बी की तरफ ले जाओ। ये तो सेम वैसा ही केस हो गया जो आप 11th 12th में करते थे, क्योंकि जब एक्स से ए की तरफ जा रहा है तो आपके पास ए की लिमिट काम कर रही है, वाई तो एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो एक्स ए की तरफ और फिर जब वो हो गया तो फिर वाई को बी की तरफ ले जाओ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, स्टेप 2, इवेल्युएट लिमिट एफ एक्स वाई अलोंग पाथ 2, अलोंग पाथ 2। इसमें क्या कर सकते हो, पहले आप y को b की तरफ ले जाओ, देन फिर x को a की तरफ ले जाओ। पहले y को b की तरफ ले गए, फिर x को a की तरफ ले गए, ऐसे कर सकते हैं। if the limit values along path 1 and path 2, कि इन दोनों रास्तों से जाने पर आपके पास लिमिट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल आर सेम देन द लिमिट एग्जिस्ट, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज
यानी पहला तरीका तो क्या है, आप x को, सर हिंदी में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? बुक है आपके पास? बुक साथ लेके बैठो, एक तो हिंदी वाले जो भी बच्चे हैं, सेम यही चीजें आपके पास हिंदी में एज इट इज बुक में लिखी हुई है, उसको भी साथ के साथ पढ़ते हुए चलो, और आपके जो नोट्स है वो हिंदी में बढ़ाते हुए चलो, है ना। कोई मैं साथ साथ लाइन बोल देता हूँ, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ, ऐसा तो कुछ है नहीं, आगे तो क्वेश्चन है आपके सारे, स्टार्टिंग की जो थ्योरी है वो एग्जाम पर्पज से तो है नहीं ये चीजें आपकी, है ना। यहाँ पे जो थ्योरी है वो चीज समझने की है अपने पास, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं फिर आगे, ठीक है। बट बुक आप लोग साथ में लेके बैठेंगे, हिंदी वाले जो भी बच्चे हैं साथ के साथ, ताकि उसमें से एज इट इज जो चीजें हैं वो साथ साथ देखते रहो। फिर भी कोई ऐसे दिक्कत आती है तो बोल देना मेरे को, ज्यादा कुछ आ रहा है, नॉर्मल चीजें हैं, ऐसे तो हो जाएगा, ग्रेजुएशन में आ गए अब इतना तो कर लो। तो पहला तरीका तो क्या है कि आप x को a की तरफ लेके गए, y को b की तरफ लेके गए, फिर दूसरा y को b की तरफ पहले लेके गए, फिर x को a की तरफ लेके गए। दोनों केस में अगर लिमिट सेम आ रही है, आपकी सीमा सेम आ रही है, तो फिर आप क्या कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो भी आएगी वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक तरीका फिर दूसरा है आपके पास, स्टेप 3, आप जनरल रास्ता ले लो। इफ a equals to 0, b equals to 0, a equals to 0, b equals to 0, then evaluate limit along the path y equals to mx, and y equals to mx की पावर n, वेयर n आपका ग्रेटर देन 1। मान लो mx स्क्वायर, mx क्यूब एंड सो ऑन, जो भी उसके अलोंग देख लो। तो यहां पे जो लिमिट आए वो m पे डिपेंड करती हुई नहीं आनी चाहिए। m पे डिपेंड करती हुई क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि मान लो आपने जैसे y इक्वल टू mx लिया और लिमिट आ गई मान लो आपकी 2m आ गई, लिमिट क्या आ गई? इस चीज का क्या मतलब है कि जब आपने पाथ y इक्वल टू x लिया तब तो लिमिट आ रही है आपकी 2, जब y इक्वल टू 2x लिया तो m की वैल्यू देखो क्या हो गई 2, तो लिमिट आ रही है आपकी 4। जब y इक्वल टू 3x वाला रास्ता लिया तो लिमिट आपकी क्या आ जाएगी 2 इंटू 3 6, यानी जैसे आप रास्ता बदल रहे हो तो लिमिट भी बदल रही है। तो इसका मतलब तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। तो अगर आप y इक्वल टू mx वाले ये रास्ते से आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जो लिमिट है उसमें m नहीं बचना चाहिए लास्ट। बात समझ में आई? तब लिमिट क्या कहलाएगी? एग्जिस्ट कहलाएगी। अगर m बच रहा है इसका मतलब वैल्यू जो है वो m पे डिपेंड कर रही है। m पे डिपेंड करने का मतलब है कि आपने रास्ता बदला, लिमिट भी बदल जाएगी। तो उस केस में फिर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कहलाएगी। ये नोट कर लिया? V2 पे कौन है? वर्षा। नाम लिखा करो, है ना, जो अपना उसमें स्टार्टिंग में जब आईडी डालते हो तो उसके जस्ट नीचे नेम के लिए जगह आती है, उसमें नेम लिखा करो, या अभी भी उसमें जाके चेंज कर सकते हो पार्टिसिपेट में जाके। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें लिख लेंगे। इफ fxy, ये जो फंक्शन है इसकी आपने लिमिट निकाली, कब? जब xy पॉइंट आपका किधर टेंड कर रहा है? ab की तरफ, xy टेंड्स टू ab।
उसके और ये लिमिट मान लेते हैं कुछ आ गई आपकी एल, एफ एक्स वाई की लिमिट आ गई अपने पास एल। ऐसे ही कोई दूसरा फंक्शन आपको दे दिया, ये मान लो आपको दे दिया जी एक्स वाई, जी भी फंक्शन एक्स वाई का, और इसकी लिमिट निकाली आपने एक्स वाई टेंड्स टू ए बी पर, और ये आपकी मान लो एल, तो ये आ गई एम। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दोनों में, सीमा का अस्तित्व है, एक में एल आ रही है एक में एम। देन नंबर, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए एफ प्लस जी की लिमिट क्या होगी, कब, लिमिट जब एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, टेंड्स टू ए बी, तो ये लिमिट आएगी आपकी एल प्लस एम, दोनों की लिमिट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर मान लो एफ माइनस जी की आपसे पूछ ली जाए तो ये हो जाएगी एल माइनस, तो एल प्लस माइनस एम आर। सिमिलरली नंबर 2, मान लो आपसे पूछ ली जाए लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, और दो फंक्शन, ये जो दोनों फंक्शन है इनका मल्टीपल यानी एफ इंटू जी, एफ की लिमिट आपको पता है, जी की लिमिट पता है, एफ मल्टीप्लाई जी की लिमिट आपसे पूछ ली तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, एम एल इंटू। थर्ड, मान लो आपसे लिमिट पूछ ली जाए लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी, तो उस केस में एफ की लिमिट अपॉन जी की लिमिट, बट कंडीशन क्या है, नीचे जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो तो फिर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। प्रोवाइडेड एम नॉट इक्वल टू जीरो। एम इक्वल टू जीरो, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। यानी जो आपका डिवाइड में आ रहा है उसकी जो लिमिट आप एक्स वाई टेंड्स टू ए बी पर लिमिट देख रहे हो वो आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर जीरो नीचे आ गया तो फिर इनफाइनाइट बन जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं, वहां से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे हम ये देखते हैं लिमिट एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये अपने पास, और x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। और फंक्शन ये है कुछ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ऐसे दे दिया मान। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट, अब एक हो सकता है पहले इस ये लिमिट पुट कर दो या ये पुट कर दो, तो हमने x टेंड्स टू जीरो तो एज इट इज रख लिया, ये पुट कर रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर और y की जगह रख दिया एम एक्स स्क्वायर अपॉन, और नीचे x4 और y स्क्वायर तो एम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये हो गया एम एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब आप लिमिट पुट करोगे, एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ऊपर वाली टर्म जीरो की तरफ जाएगी, एक्स आ रहा है इसमें, नीचे वाली टर्म ये जीरो, तो टोटल टर्म क्या बन गया अपने पास, जीरो अपॉन जीरो। तो जीरो अपॉन जीरो वाली जो टर्म होती है वो मैथ में होती है इनडिटर्मिनेंट टर्म, उनकी वैल्यू अपने पास डिफाइंड नहीं होती, अनडिफाइंड एक तरह से। तो वैसा बनाने की उसको कोशिश करेंगे कि हम ऐसी टर्म ना बने, तो इसको थोड़ा सा फिर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट क्या करेंगे, x4 कॉमन ले लो तो ऊपर तो m ही बच गया, और नीचे x4 कॉमन लोगे तो पता क्या बच जाएगा, यहां तो बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा m स्क्वायर। लिखो m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, x4 कॉमन आ गया, x4 से x4 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, x4 से x4 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। x4 से x4 कैंसिल किया, अब आपके पास क्या बच गया, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर।
ये बच गया। अब इसमें लिमिट क्या पुट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी x को 0 की तरफ, लेकिन x तो बचा ही नहीं, जो आपके फंक्शन है उसमें x तो बचा ही नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने के बाद भी वही आएगी जो कांस्टेंट है वो, तो इक्वल्स टू आ जाएगा m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि जो आपकी लिमिट है वो m पे डिपेंड करती हुई आ गई, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, इस पे डिपेंड करती हुई आ गई m पर। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप m लोगे, अलग लोगे, तो लिमिट भी क्या आ जाएगी आपके पास, अलग आ जाएगी, m की वैल्यू अलग लेते लिमिट अलग आ जाएगी। तो नीचे लिख देंगे सिंस द वैल्यू ऑफ लिमिट, क्योंकि जो सीमा का मान है वो आपका m पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड्स ऑन m, सिंस द लिमिट ऑफ, या सिंस द वैल्यू ऑफ लिमिट डिपेंड्स ऑन m, m पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, देयरफॉर, अतः दिए हुए फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। टेक्स्ट लिखेंगे, कंटिन्यूटी, एक फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाएगा, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, फलन जो है संतत कहलाएगा, संतता मतलब कंटिन्यूटी कहलाएगी वहां पे, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ लिमिट, या कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट, ए फंक्शन said to be continuous at point AB if limit xy tends to AB, जब आपका xy AB की तरफ जा रहा है उस केस में जो फंक्शन है fxy वो आपका जाना चाहिए f ऑफ AB की तरफ, फंक्शन आपका किधर जाना चाहिए, f ऑफ AB की तरफ, दैट इज व्हेन, कि जब आपका एक्स वाई टेंड्स टू ए बी हो, देन तो आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वाई वो किधर जाना चाहिए, एफ ऑफ ए बी की तरफ, तब फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा, संतत कहलाएगा। चेक कैसे करेंगे कंटिन्यूटी, टेस्टिंग, कंटिन्यूटी एट ए बी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करें, पहला स्टेप फर्स्ट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई, जो फंक्शन एफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू चेक करो किस पॉइंट पर, ए बी पर, एट ए बी, दैट इज, तो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए बी, एक्स वाई, एफ एक्स वाई की वैल्यू आप ए बी पॉइंट पर चेक कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी, ये आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, शुड बी वेल डिफाइंड, ऐसा नहीं है कि इस जगह पर आप जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो उस जगह पर फंक्शन की वैल्यू ही नहीं पता आपको, ठीक है, तो वैल्यू पता होनी चाहिए या फंक्शन वहां पर डिफाइन होना चाहिए उस पॉइंट पर कि उसकी इस तरह से वैल्यू आपको दी जाएगी। स्टेप 2, लिमिट एफ एक्स वाई, फंक्शन की लिमिटिंग केस में वैल्यू हमें निकालनी है, और कैसे, कब, जब आपका एक्स वाई पॉइंट किधर टेंड कर रहा हो, 0 की तरफ, जब एक्स वाई पॉइंट ए बी की तरफ टेंड कर रहा हो उस केस में इसकी लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट, मस्ट एग्जिस्ट। नंबर 3,
ए बी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आपने निकाली थी वो, और इसकी जो लिमिट निकाली है एफ एक्स वाई, जब एक्स वाई ए बी की तरफ टेंड कर रहा है तब, वो आपके पास दोनों क्या आनी चाहिए, सेम। तब फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस कहलाएगा। बात समझना कि जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो वहां पर फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए, वहां पर वैल्यू आपको मतलब कि इस तरह से वैल्यू दी जाएगी, फंक्शन का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। हो सकता है वो सिंपल दे दे कि इस, जैसे मान लो x इक्वल टू 0 0 पर चेक करना, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, सीधा ही वो बता दे। या मान लो कोई फंक्शन दे दे कि 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट से दी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी है वहां से, तो दूसरा तरीका हो सकता है। तो उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए। लिमिट जब एक्स वाई ए बी की तरफ जा रहा है उस केस में एफ एक्स वाई की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए आपके पास, और वो जो लिमिट है और फंक्शन की उस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। उस केस में फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें अपने पास आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आंशिक अवकलन गुणांक, आंशिक अवकल गुणांक। ठीक है, क्या करेंगे, मान लेते हैं सपोज z आपका दो, सपोज z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये आपका फंक्शन है, इज फंक्शन फलन है ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो स्वतंत्र चरों x और y का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। माना जो z है वो आपका दो स्वतंत्र चरों x तथा y का फलन है, x तथा y का फलन। सिंस, क्योंकि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, x और y एक दूसरे से एक तरह से क्या है, अपने पास स्वतंत्र है। आप x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, y की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, या दोनों के अलग अलग अपने पास वहां से कर सकते हो। v में हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 हम सिर्फ ये अलाउ करें कि x आपका वेरी करें, x टू वेरी, यानी x की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। अब मान लो ए बी पॉइंट पर जाना है तो x को कहां पहुंचना है, ए पॉइंट पर, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ x को ए की तरफ लेके जा रहे हैं, y को कांस्टेंट रखा हुआ है हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, v में अलाउ x टू वेरी वाइल, जबकि y इज केप्ट फिक्स्ड, y को हमने फिक्स रखा हुआ है। ये कर सकते हैं हम, पहला चीज तो। नंबर 2, या फिर हम ये कर सकते हैं, y को अलाउ करते हैं, अलाउ y टू वेरी, कि y तो आपका वेरी कर रहा है, y आपका b की तरफ जा रहा है, वाइल उस जगह पे x इज केप्ट फिक्स्ड, x को हमने फिक्स रखा हुआ है, स्थिर रखा हुआ है, ये मान लिया हमने। या फिर हम दोनों को एक साथ, x को भी a की तरफ ले जा रहे हैं और y को भी b की तरफ, तो दोनों एक साथ ही हम लेके जा रहे हैं। अलाउ x एंड y टू वेरी साइमल्टेनियस। इसका मतलब होता है एक साथ, दोनों को एक साथ हम वेरी करवा रहे हैं, x और y। ठीक है, अब दो चीजें हैं अपने पास। नंबर 1, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x कैसे कह सकते हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। क्या था फंक्शन आपका, एफ एक्स वाई। ठीक है, नॉर्मली आप क्या करते थे, जो जैसे लिमिट निकालते थे तो अपने पास
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये करते थे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जो लिमिट होती थी वो लगाते थे, यानी वहां पे एक्स में चेंज आता था। यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स में चेंज आएगा, वाई को कांस्टेंट रखेंगे, तो एक्स में चेंज मान लेते हैं, थोड़ा सा चेंज आ गया, वो डेल एक्स आ गया। तो ये तो हो गया आपका फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स में तो ये चेंज आ गया एक्स प्लस डेल एक्स, वाई एज इट इज है, वाई आपका क्या है एज इट इज, माइनस उसमें से ये फंक्शन माइनस करते थे तो यहां पे 2 का है तो एफ एक्स वाई अपून, अपून क्या करते थे, जो भी आपका चेंज आ रहा है तो चेंज यहां पे, वहां पे एच का चेंज आता था, यहां पे किसका चेंज आता है डेल एक्स का, और लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट जो एच होता था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये लिखते थे, सिंगल वाले की बात बता रहा हूं ये, तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको हम लिखेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, वो तो आप नॉर्मली टोटल वाले को तो डी एफ बाई डी एक्स लिखते, लेकिन इसको क्या लिखेंगे डेल पार्शियल में, तो कई सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स इस तरह से, ठीक है, या सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट फंक्शन का, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय डेल एफ बाई डेल एक्स, और या फिर जेड फंक्शन था उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल एक्स, और या फिर फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स, प्रोवाइडेड द लिमिट्स एग्जिस्ट, लेकिन ये कब होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मान लो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा कहां से, ठीक है, ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव with respect to y is, with respect to y is written as, और कैसे लिखा जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई, और या फिर डेल जेड बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, और या फिर फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई, सो और ये वैल्यू क्या हो जाएगी डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, क्योंकि अब सिर्फ वाई में चेंज होगा, एक्स को हम क्या रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे, तो बताओ यहां पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स तो कांस्टेंट, वाई में चेंज हो गया वाई प्लस डेल वाई, ये माइनस सेम फंक्शन एफ एक्स वाई अपॉन क्या चेंज हुआ था डेल वाई, और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप निकालते हो, इस निकालने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जाता है, पार्शियल मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल रहे हो, डेल एफ बाई डेल वाई आप निकाल रहे हो, उसी चीज को क्या बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जाता है, ठीक है, तो चाहो तो ये लाइन और लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ ये जो अवकल गुणांक आप निकाल रहे हो, आंशिक अवकलन गुणांक, इनको निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है आंशिक अवकलन बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फाइंडिंग द पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स partial differential coefficients of a function of several variable, function of several variables, several यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स,
इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन या इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन, इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। थ्योरी सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, कल से हम इसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आपके जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे, कोई बिल्कुल ही सेम एग्जांपल होगा वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। बाकी एक्सरसाइज के या जो भी है जिसमें डाउट्स आएंगे या आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, तो ये तो हो गया आपके पास सिंगल फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम तो ये हो गया आपके पास डेल जेड, जो भी फंक्शन है उसका जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो ऐसे डिनोट करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो ऐसे डिनोट करेंगे। तो इस जगह पे क्या करेंगे, वाई को कांस्टेंट मान के चलेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में नॉर्मल जो आप डिफरेंशिएशन करते थे वही करना है। यहां पे क्या करोगे, वाई को तो सॉरी एक्स को तो एज ए कांस्टेंट मान लोगे, और जैसे वाई के रेस्पेक्ट में जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो सेम वही करना है आपको, ठीक है। तो वो चीज है अपने पास। इसी में हाइयर ऑर्डर क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो इसका दोबारा से आपने कर दिया तो ये हो जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसी का एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, या इसका मान लो दोबारा से कर दिया आपने, ये हो जाएगा डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट में, या मान लो इसका आपने वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया, इस वाले का आपने वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स तो पहले ही था, वाई के रेस्पेक्ट में और कर दिया तो डेल वाई, ऐसे हो गया अपने पास, ठीक है। या मान लो इस वाले का आपने एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया तो डेल टू जेड बाई डेल वाई तो पहले ही था, और अब ये डेल एक्स और लग जाएगा नीचे, आया। और ये दोनों वैल्यू तो सेम होती है, ठीक है। डेल टू जेड यानी कि डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई आप करो, या फिर डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स आप करो, तो चाहो तो इसको तो ऐसे लिख भी सकते हो, ये बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले आपको मान लो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना है, तो आप पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करो या पहले वाई के रेस्पेक्ट में करो। टेलर थ्योरम से आगे नहीं करवाया सीरीज वाली यूनिट में, सीरीज में वहां तक आपका पूरा आ जाएगा, है ना, कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा वहां से। वही बहुत लंबा हो जाता है, पहले वाला जो पोर्शन है वही बहुत लंबा हो जाता है, उसको और आगे करोगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जहां तक आपको करवा रखा है नॉर्मली वहां से क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका पार्शियल डेरिवेटिव का, इसमें एक फर्स्ट एग्जांपल मैं करवा देता हूं, उससे रिलेटेड फिर आप क्वेश्चन इसको करके देखना है ना, कोई नहीं होते हैं वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट जैसे ये दिया हुआ है एग्जांपल 1, देखो क्या है, इफ z इक्वल्स टू, माना z तो आपको ये दे रखा है tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स, देन प्रूव दैट यू मान के चलो आपके सिलेबस की सबसे इजी यूनिट है ये पार्शियल डेरिवेटिव, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसमें क्या करना है, जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल, फिर दोबारा से उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही फिर उसका वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ आपको, z इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ये आपको वैल्यू दे रखी है ना। डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो x के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो y तो एज ए कांस्टेंट यहां पर काम में आएगा, तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा आपका x हो गया एक तरह से, इसका स्क्वायर इंटू, है ना इस चीज में, ठीक है, माइनस, और अच्छा फिर आप इस अंदर वाली टर्म का करोगे तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, -1/x स्क्वायर, तो y तो कांस्टेंट था ही, और इसका हो गया -1/x स्क्वायर, तो ये एक तरह से y इंटू -1/x स्क्वायर हो गया। ये स्टेप समझ में आया नहीं आया?
टेन इनवर्स का किया हमने, टेन इनवर्स का तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर, और फिर इस अंदर वाली टर्म का भी करते हैं तो वो 1/x, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई तो एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है यहाँ पे, देखो डेल जेड बाई डेल एक्स, इसमें वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वाई तो बाहर आ गया एक तरह से, 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, यहां से तो 1 ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा -y/x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको, तो ये नीचे बन जाएगा एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू -y/x स्क्वायर। ये टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी, ऊपर लेके जाओगे तब कैंसिल होगी, बात वही है, ये बच जाएगा -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर फर्स्ट स्टेप रिपीट, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप करते हो डी बाई डी एक्स, ये आपका आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहां जो फंक्शन है जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर 1 + 1/, तो यही क्या हमने इसका एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स था, इसको हमने एक कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू मान ली, जो भी है मान लो आपका एक्स है ये मान लिया, टेन इनवर्स दिस, तो क्या आएगा 1/1 प्लस जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, ये तो टेन इनवर्स का हो गया। फिर अंदर वाली टर्म का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अंदर वाली टर्म क्या है 1/x ही तो है, y तो कांस्टेंट है तो y को तो बाहर ले लो, तो y तो बाहर कांस्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है -1/x स्क्वायर। आगे समझ में? ठीक है, अनम्यूट करके तुरंत पूछ लिया करो ना, टाइप करोगे इतना टाइम लगाओगे इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। ये हो गया, लेकिन हमें डेल जेड बाई डेल एक्स नहीं चाहिए, हमें जो प्रूफ करवा रहा है उसमें डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से आंशिक अवकलन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, इधर क्या था पहले डेल जेड बाई डेल एक्स था, अब इसका दोबारा से क्या, तो ये हो गया डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो y तो कांस्टेंट है, तो माइनस वाई को तो ले लेते हैं बाहर, अब अंदर ये फंक्शन बच गया 1/x, ये बच गया अपने पास 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको मैं एक फंक्शन मान लू x का नॉर्मली, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x का -1/x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 ये जो टर्म है इसका स्क्वायर, तो यहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 नीचे जो टर्म है x का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं है? और फिर इस टर्म का करोगे तो इस टर्म का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 2x, पहले जो किया था वो तो हमने 1/x का किया था, फिर x का भी तो करोगे, तो x का इस टर्म का वो क्या हो जाएगा 2x, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2xy अपॉन और 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस स्टेप में कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये तो y वाला सॉरी x वाला तो आ गया अपने पास, अब सेम y वाला निकालना है, फिर दोनों को क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, वी गेट। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख देता हूं डायरेक्ट उसकी बजाय, डेल जेड बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में। अब वाई के रेस्पेक्ट में देखो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या था, ये था अपने पास tan इनवर्स y बाई एक्स, ये था tan इनवर्स y बाई एक्स। अब x आपका कांस्टेंट हो गया, ध्यान रखना है यहाँ पे, अब सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में होगा y के रेस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स का तो क्या हो जाएगा सेम वही 1/1 प्लस जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर,
ये तो कर दिया हमने tan इनवर्स का। अब हमें किसका करना है कि अंदर वाले फंक्शन का y बाई एक्स का, और किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो y का है ऊपर, तो x तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई एक्स, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। अब y का बचा, y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, ये हो गया अपने पास। और इसको सोल्व करोगे तो ये अभी अभी सोल्व किया ही था आपने, ये क्या बनी थी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 अपॉन, तो एक्स स्क्वायर बना था नीचे, वो तो ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी सोल्व किया था देखो यहां पे ये वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर चलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे, ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। और इंटू 1 बाई एक्स, एक तो ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, तो ये बच जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, अगेन दोबारा से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, वी गेट, बताओ क्या मिल जाएगा, इधर तो मिल जाएगा डेल टू जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू, एक्स तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, इसका कर दिया तो 1 अपॉन कोई फंक्शन है उसका वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का क्या करते हो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन नीचे जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, इनटू, अब y का भी करना है, जो नीचे वाले टर्म है इसका, तो इसका हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एक्स 2y, तो एक तरह से हो गया माइनस 2xy अपॉन, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम दे दो, यहां जो वैल्यू आई थी अपने पास कहां गई, ये, इसको मान लो इक्वेशन 1 नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेशन 1 और 2 नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंप्लाई, तो बताओ इधर तो क्या था अपने पास, ये वैल्यू थी डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, और ये है आपके पास डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और दूसरी तरफ की टर्म यहां तो था 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां है माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 0। तो ये प्रूफ करना था आपको, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई डाउट, ये जो क्वेश्चन हमने किया जस्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन था, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या करना है इसमें स्टार्टिंग वाले में, ठीक है। तो अब आप चाहो तो स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, बट फर्स्ट तो चलो रहने देना, इसमें डबल हो रहा है ना, चलो करवा देंगे। तो आपको मतलब एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, उसमें ये देखना है आपको कि वो क्या प्रूफ करवा रहा है। मान लो ये कह रहा है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, वाई है उसको कांस्टेंट मान लो, फिर दोबारा से करो कांस्टेंट मान के वाई को, ये वैल्यू आ जाएगी, फिर ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करो, दोनों को ऐड कर दो 0। अब वो जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें मान लो y के रेस्पेक्ट में चाहिए तो y के रेस्पेक्ट में कर लो, x के रेस्पेक्ट में चाहिए तो x के रेस्पेक्ट में कर लो, दोनों के रेस्पेक्ट में चाहिए तो पहले x के रेस्पेक्ट में चाहिए वो करो, फिर y के रेस्पेक्ट वाला करो, वहां से डेल u बाई सॉरी डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई उस टाइप का हो तो ठीक है। तो इसका ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट जो हमने किया है ये आपका आया हुआ है, शायद एग्जाम में नहीं आया हुआ क्या, ये तो नहीं आया हुआ, चलो कोई नहीं ठीक। आज तो थोड़ा सा थ्योरी में टाइम लग गया, कल इतना टाइम नहीं लगेगा, कल हम क्वेश्चंस इसके कर लेंगे। तो एग्जाम्पल इसमें आपके एग्जाम्पल 5 सुबोध में आया हुआ है, एग्जाम्पल 6 आपका आया हुआ है, और
एग्जाम्पल 9 भी आपका 2-3 बार आया हुआ है। एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो सुबोध में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हुआ है, आरयू में आपका क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है, और ये ठीक है। तो फर्स्ट जो है उसकी थ्योरी इतनी थी, इस चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियो भी, हाँ रिकॉर्डेड तो सबके डलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो तो हर एक चैप्टर के डलेंगे। टोटल जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट डलेगा। बहुत सारे बच्चों ने रिकॉर्डेड कोर्स भी तो ले रखा है, वो भी तो पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है सारी जितने भी क्लास है वो डल जाएंगी, क्या नेक्स्ट डे तक डलती है ना। नेक्स्ट डे तक वेट कर लिया करो। अभी तो इसको कर लेना, आपने तो पढ़ ही लिया है ना लाइव, तो उसमें क्या दिक्कत है। अब तो कभी टाइम मिलता है तो उसी दिन डाल देते हैं, या तो नेक्स्ट डे भी डाल देते हैं। अभी हो सकता है इस वाले चैप्टर की तो कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी डाल दें, तो वहां से देख लेना है ना। सबकी तो नहीं, बट इसकी डाल देंगे। कुछ बच्चे जैसे यूट्यूब वाले भी वो भी कह रहे थे कि सर ये वाला चैप्टर करवा दो कंप्लीट, का भी हो जाएगा, आप लोगों का भी हो जाएगा। ठीक, बाकी से कल करते हैं।